अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, या इसको कह लें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। की प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉडल सेल लिया गया है वो बैक्टीरिया का लिया गया है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के अलावा भी एक ग्रुप होता है जिसको आर्किया कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल के तौर पे बैक्टीरिया के सेल को लिया गया। तो बैक्टीरियल सेल की चीज़ों को हमने समझना है। सबसे पहले आउटलाइन का जिक्र करेंगे। नंबर 1 पे सेल इन्वेलप की बात करनी है, दूसरी हेडिंग सेल मेम्ब्रेन की होगी, 3 पे साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियाइड, नंबर 5 पे सेल अपेंडेजेस, और लास्ट पे हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल डिवीजन की। तो चलें सबसे पहले आगाज़ करते हैं हम सेल इन्वेलप से। तो सेल इन्वेलप को डिफाइन करेंगे। सेल इन्वेलप इज़ डिफाइंड एज द आउटर रैपिंग, या इसको कह सकते हो कि आउटर कवरिंग है, आउटर रैपिंग है बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो हिस्सा है वो सेल इन्वेलप कहलाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है वो ट्रू सेल, और उसके बाद वाला जो पार्ट है जिसमें सेल वॉल है और सेल वॉल के एक्सटर्नल कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो सेल वॉल और उसके एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कलेक्टिवली मिलाकर सेल इन्वेलप कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि इट्स आउटर रैपिंग और द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। कंपोनेंट्स की जहाँ तक बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ग्लाइकोकलेक्स है और दूसरा जो है वो सेल वॉल है। दो कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोकलेक्स जो पहला कंपोनेंट है इसको पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोकलेक्स को डिफाइन करेंगे। तो ये कवरिंग है ग्लाइकोकलेक्स, जैसे ऊपर कहा कि पूरा इन्वेलप जो है वो सेल वॉल और ग्लाइकोकलेक्स से बना है। तो सेल वॉल से एक्सटर्नल जो सेल वॉल के बाहर वाला हिस्सा है वो ग्लाइकोकलेक्स है। तो ग्लाइकोकलेक्स इज कवरिंग दैट सराउंड्स द सेल वॉल के बाहर उसके एक्सटर्नल पर जो मौजूद है। और ये तमाम बैक्टीरिया में ग्लाइकोकलेक्स नहीं होता, सम बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकलेक्स जो है वो मौजूद है। फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन केमिकली देखें तो मेनली जो ग्लाइकोकलेक्स है ये पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकलेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी बना है, और कुछ के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो भी ग्लाइकोकलेक्स का पार्ट होते हैं। नंबर 3 पे हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स की। ग्लाइकोकलेक्स कितनी टाइप्स का है? तो ग्लाइकोकलेक्स की 2 टाइप्स हैं, एक कैप्सूल कहलाता है और एक जो है वो स्लाइम लेयर कहलाता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट्स के हवाले से एक अहम बात है, कोई बच्चा ये ना समझे कि एक ही बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकलेक्स का कैप्सूल भी होगा और स्लाइम लेयर भी होगा। ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकलेक्स कैप्सूल की फॉर्म में है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकलेक्स जो है वो स्लाइम लेयर की फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि एक ही बैक्टीरिया में कैप्सूल भी है और स्लाइम लेयर भी है, तो ये ख्याल रखना है। अब कैप्सूल और स्लाइम को अलग अलग डिस्कस करने के बजाय मैंने टेबल की फॉर्म में इन दोनों को कंपेयर कर दिया है। तो टेबल में 3 कॉलम है, पहले कॉलम प्रॉपर्टी का, फिर कैप्सूल और फिर स्लाइम लेयर। तो पहली प्रॉपर्टी जो अटैचमेंट की है, तो अटैचमेंट में देखें ग्लाइकोकलेक्स के नीचे जो कि सेल वॉल है तो ये अटैच होगा सेल वॉल के साथ। तो बेस पे के सेल वॉल के साथ टाइटली बाउंडेड है, ये लूजली बाउंडेड है। ग्लाइकोकलेक्स की 2 टाइप्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो जो कैप्सूल है ये ग्लाइकोकलेक्स की वो टाइप है जो टाइटली बाउंडेड है टू द सेल वॉल के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होता है। स्लाइम लेयर उसके मुकाबले में सेल वॉल के साथ लूजली बाउंडेड है। फिर उसके बाद डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का ये है कि क्या हम इसको अलग भी कर सकते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर को? तो यस, हम कैप्सूल और स्लाइम लेयर को अलग कर सकते हैं, लेकिन कैप्सूल चूँकि टाइटली बाउंडेड है तो इसका रिमूवल जो है वो ईजी नहीं है, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली। उसके मुकाबले में स्लाइम लेयर चूँकि लूजली बाउंडेड है तो इट कैन बी रिमूव्ड ईजिली। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो थिकनेस की है। कैप्सूल वो टाइप है जो थिकर होती है, स्लाइम वो टाइप है जो उसके मुकाबले में थिनर है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो जो कैप्सूल है ये कंडेंस है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसके मुकाबले में जो स्लाइम लेयर है ये लूज है और अनऑर्गेनाइज्ड है। स्लाइम लेयर का जो स्ट्रक्चर है वो एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं स्लाइम लेयर के, कोई कहीं है कोई कहीं है। रैंडमली 3 डायरेक्शनल रैंडम है, प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में नहीं है। जबकि कैप्सूल के पार्टिकल्स को देखें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में है, जबकि स्लाइम लेयर जो है एमॉर्फस है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिर
कंपोजिशन की जहाँ तक बात है तो कैप्सूल जिन में भी पाया जाता है ये मोस्टली पॉलीसेक्राइड्स का बना है, जबकि स्लाइम लेयर में देखें तो ये पॉलीसेक्राइड्स की भी हो सकती है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे नेचर की बात है तो जो कैप्सूल है ये स्टिकी और गमी नेचर का है और स्लाइम लेयर उसके मुकाबले में जो है वो स्लिपरी है। यानी कैप्सूल का एडवांटेज ये होगा कि सेल को ये होल्ड करने में, स्टिक करने में हेल्प करेगा, और स्लाइम लेयर का एडवांटेज ये है कि ये सेल को सरफेस से या किसी और स्ट्रक्चर से स्लिप करने की एबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और फिर एंड पे रोल है तो जो कैप्सूल है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द होस्ट टिश्यू। चूँकि बैक्टीरिया ने बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रहना है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस पे या बॉडी के अंदर या किसी और आप कह लो कि एक नॉन लिविंग सरफेस है, मिसाल के तौर पर एक टेबल है, उसकी सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करना है, वहाँ के फूड सब्सटेंस डिके कर रहा है, एप्पल बनाना वो डिके कर रहा है कि या कोई आप कह लें वहाँ पे कोई मीठी चीज़ पड़ी है जैसे कि कोई शुगरी पार्ट है, तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो सरफेस के साथ अपने आप को अटैच करना है उसने। तो जो कैप्सूल है चूँकि ये स्टिकी इन नेचर होते हैं तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो अटैचमेंट लिविंग सरफेस के साथ भी हो सकती है बैक्टीरिया की, नॉन लिविंग सरफेस के साथ भी हो सकती है। वो बैक्टीरिया जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं उन बैक्टीरिया को हमारे बॉडी टिश्यूज़ के साथ स्टिक करना होता है, तो कैप्सूल ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। और फिर साथ ही कैप्सूल जो है ये इम्यून सेल से प्रोटेक्ट भी करता है। कैप्सूल होने की वजह से बैक्टीरिया का जो साइज़ है, वॉल्यूम है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं इम्यून सेल्स के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है फैगोसाइट्स, तो फैगोसाइट्स जो हैं ये इंगल्फ करते हैं, खा पी जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स को। तो एक जो फैगोसाइट है उसके लिए बैक्टीरिया को इंगल्फ करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है अगर उस बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल मौजूद हो। फिर जहाँ तक बात स्लाइम लेयर की है तो स्लाइम चूँकि स्लिपरी है तो ये बैक्टीरिया को स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से भी फैगोसाइट्स जो सेल्स हैं उनको बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इम्यून सेल्स जो हैं वो फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाते बैक्टीरिया की अगर उनके बाहर कैप्सूल या स्लाइम लेयर मौजूद है। तो जो कैप्सूल है ये एक तरह से अटैचमेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं और इम्यूनिटी भी यूँ कह लें कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट द इम्यून सेल्स। और जो स्लाइम लेयर है इसका मेन रोल जो है वो इम्यूनिटी में है कि ये हमारी इम्यूनिटी से फाइट करने में बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बीट करने में या हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरा कंपोनेंट, तो जो सेल इन्वेलप है उसका एक कंपोनेंट ग्लाइकोकैलेक्स था, दूसरा कंपोनेंट जो सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है उसमें पहले भी बात हो चुकी है, आपको पता है जब हमने सेल वॉल पढ़ी थी इन जनरल इसी चैप्टर में, तो वहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल का भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था। तो जो सेल वॉल है ये ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, लेकिन बैक्टीरिया का एक ग्रुप ऐसा भी है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती और उस बैक्टीरिया को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। माइकोप्लाज्मा वो ग्रुप है बैक्टीरिया का जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये यूकैरियोट्स की सेल वॉल से डिफरेंट है। यूकैरियोट में प्लांट के अंदर सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोट के अंदर फंगल जो सेल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डिफरेंट केमिकल की बनी है, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो म्यूरामिक एसिड की बनी है। ये एक एसिड है जिस तरह एस्टिक एसिड है और बाकी जो है वो एसिड्स हैं जिसमें आपने एक पायरुवेट एसिड का नाम सुना है और कुछ नेचुरल एसिड्स आपने सुने होंगे। तो जिस तरह से बाकी नेचुरल एसिड्स हैं उसी तरह एक म्यूरामिक एसिड है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर म्यूरामिक एसिड होता है और छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स की चेन होती हैं, वो पेप्टाइडोग्लाइकन मिलकर बनता है, कलेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरेन भी कहते हैं क्योंकि ये म्यूरामिक एसिड से बना हुआ होता है। अब दूसरी जो मेन हेडिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। इससे पहले सेल इन्वेलप की बात हो रही थी। सेल इन्वेलप के अंदर ग्लाइकोकैलेक्स और सेल वॉल वो एंड हुआ। अब बैक्टीरिया के सेल में जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल के नीचे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे है, तमाम सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है।
अब जो प्रोकैरियोट्स की बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो यूकैरियोट्स हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल नहीं होता। इसके अलावा जो पूरा बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसी किस जगह पे कुछ ख़ास पॉइंट पे अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इन्वेजिनेशन बनाती है, इनफोल्डिंग्स बनाती है। तो साइटोप्लाज्म में जो इनफोल्डिंग्स बन रही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उन इनफोल्डिंग्स को हम मीज़ोसोम्स कहते हैं। तो मीज़ोसोम्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जो है वो इनफोल्ड हो जाती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं डायग्राम में, तो इस तरह से अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ कहीं कहीं, हर जगह पे नहीं लेकिन कहीं कहीं ये अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स बनाती है और उन सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर वो इन फोल्डिंग्स जो मौजूद हैं उन्हीं इन फोल्डिंग्स को मीज़ोसोम्स कहते हैं। आगे जब बैक्टीरिया का पूरा, बैक्टीरिया के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, तो उसके अंदर मीज़ोसोम्स की डिटेल्स आएंगी, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, यहाँ सिर्फ इनकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। उन डिफरेंट फंक्शंस में एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है ही है, इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है और डीएनए रेप्लिकेशन है। आप यूकैरियोट्स में देखो तो यूकैरियोट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब फोटोसिंथेसिस करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ वो एंजाइम्स मौजूद हैं। तो चूँकि फोटोसिंथेसिस वाले एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हैं, लिहाजा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इसी तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन वाले एंजाइम्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर वाले सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं, लिहाजा जो उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन होनी है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे ही होनी है। और यही बात वैलिड है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिका कॉपी को कहते हैं। तो एक डीएनए के मॉलिक्यूल से एक और डीएनए का मॉलिक्यूल बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो तीसरा स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, वो साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले सेल इनवेलप, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरे नंबर के ऊपर साइटोप्लाज्म। तो इसका साइटोप्लाज्म यूकैरियोट्स की तरह जेली लाइक डेंस सब्सटेंस है, जेली लाइक डेंस मैस है, लेकिन यूकैरियोट्स के मुकाबले में साइटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोट्स का है, बैक्टीरिया का, यह सिंपल है। इसके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन राइबोसोम मौजूद होता है। तो वाहिद ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरियल सेल का राइबोसोम है। राइबोसोम के अलावा कोई और ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर आपने पढ़ा है कि एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेल्स मौजूद है। नेक्स्ट देखें तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर कुछ और मटेरियल्स भी मौजूद हैं। उन मटेरियल्स का वन बाय वन जिक्र करना है। जैसे ऊपर जिक्र आया कि एक ऑर्गेनल मौजूद है, वो राइबोसोम है। तो राइबोसोम जो है इट इज़ द ओनली ऑर्गेनल ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये इकलौता वाहिद ऑर्गेनल है बैक्टीरियल सेल का। और जहाँ तक सेडिमेंटेशन रेट की बात है तो ये 70S राइबोसोम है, इसका सेडिमेंटेशन 70 है। इसके 2 सब यूनिट्स हैं, उसी तरह जिस तरह यूकैरियोट्स में 2 सब यूनिट्स हैं। स्मॉल सब यूनिट 30S का है, लार्ज सब यूनिट जो है वो 50S का है। फिर राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स का या यूकैरियोट्स का, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स बनाना इसका काम है। और क्या होता है साइटोप्लाज्म में? तो वो और ग्रैन्यूल्स हैं। ग्रैन्यूल्स जो हैं ये पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये ग्रैन्यूल्स बनते किसके हैं? फूड मटेरियल के ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, या वेस्ट मटेरियल के ग्रैन्यूल स्टोर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। अब जो फूड ग्रैन्यूल्स हैं वो ग्लाइकोजन के हो सकते हैं, प्रोटीन्स के हो सकते हैं, फैट्स के हो सकते हैं। ये स्टोर्ड फॉर्म है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल किन फॉर्म्स के अंदर फूड स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजन हो सकती है,
प्रोटीन्स हो सकते हैं और फैट्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो स्टोर्ड फॉर्म है इन तीनों में वो ग्लाइकोजन है, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन्स और फैट भी सम अमाउंट में हो सकते हैं। वेस्ट मटेरियल की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरियल सेल का वेस्ट मटेरियल अल्कोहलिक हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। तो ग्रैन्यूल्स के बाद और क्या हो सकता है साइटोप्लाज्म में, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो भी साइटोप्लाज्म के ही अंदर मौजूद है, और बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो एक ही होता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर तमाम बैक्टीरिया में, तमाम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, ये सब बैक्टीरिया में नहीं है। सम बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद, यानी एक तो डीएनए वो है जो क्रोमोसोम का पार्ट है, क्रोमोसोम में मौजूद है, इसके अलावा डीएनए का मॉलिक्यूल जो होगा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाएगा। तो सम बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये स्मॉल है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये वो डीएनए का मॉलिक्यूल है जो क्रोमोसोम के अलावा है। एक डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट, उसके अलावा भी डीएनए का मॉलिक्यूल कुछ बैक्टीरियल सेल्स में है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है। आगे चल के इसका मज़ीद जो है वो थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अब नंबर 4 के ऊपर न्यूक्लियाइड है। चौथा जो पार्ट है बैक्टीरियल सेल का वो न्यूक्लियाइड रीजन है, ये सिंपली न्यूक्लियाइड है। तो न्यूक्लियाइड के इंट्रोडक्शन को देखें, इट इज़ द रीजन वेयर बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म में जहाँ बैक्टीरियल क्रोमोसोम मौजूद है उसकी जो लोकेशन है उस रीजन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियाइड रीजन है यहाँ पे बैक्टीरियल सिंगल क्रोमोसोम तो है, लेकिन उसके बाहर किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और जब अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको देखते हैं तो इट अपीयर्स लाइटर देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइटोप्लाज्म थिकर, डेंसर मालूम होता है, नज़र आता है, और ये जो न्यूक्लियाइड रीजन है उसके मुकाबले में लाइटर नज़र आता है। अब और क्या है न्यूक्लियाइड रीजन के हवाले से इंट्रोडक्शन के बाद, वो न्यूक्लियाइड रीजन में पाया जाने वाला बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम जैसे पहले बात की, ये सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके साथ किसी तरह की कोई स्टोन प्रोटीन्स अटैच नहीं होती। प्रोकैरियोट्स के अलावा अगर आप यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स के सेल के अंदर एक क्रोमोसोम से अलावा मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं, 2, 4, 8, 6, ठीक है, 12, 16, 18, 20, 46 जैसे ह्यूमंस में। तो मोस्टली यूकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं मल्टीपल होते हैं और वो पेयर्ड होते हैं। और यूकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डीएनए, और डीएनए रैप हुआ होता है ख़ास तरह के प्रोटीन्स पे जिनको स्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात प्रोकैरियोट्स की है, बैक्टीरिया की है, इनका सिंगल क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम में भी सिर्फ डीएनए होता है, कोई स्टोन प्रोटीन नहीं होती, और इसके अंदर कोई इंट्रोन रीजन भी नहीं है। अब इंट्रोन एक खासी जेनेटिक की टर्म है, तो खासी जेनेटिक की टर्म को मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। इसको आप यूँ समझें कि डीएनए का एक पार्ट है। अब डीएनए के ऊपर छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, कोडिंग रीजन्स, जिनको आप जीन्स कहते हैं। अब जीन भी कोई एक सिंगल पार्ट नहीं है, जीन के फर्दर सब पार्ट्स होते हैं, जीन में भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं। अब जीन के जो रीजन्स हैं, सब रीजन्स हैं, उनमें से एक रीजन जो है वो इंट्रोन कहलाता है और एक रीजन जो है वो एक्सोन कहलाता है। तो जीन का, डीएनए का, आरएनए का वो पार्ट जो कोडिंग हो, जिससे प्रोटीन बननी हो, उसको एक्सोन बोलते हैं। और वो रीजन डीएनए का, जीन का, आरएनए का जिससे किसी तरह की कोई कोडिंग नहीं है, जिससे किसी तरह की कोई प्रोटीन नहीं बननी, जो नॉन कोडिंग रीजन है, उस नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रोन कहते हैं। आपको पता है प्रोटीन किस तरह से बनती है, 2 स्टेप है। पहले जीन से आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो डीएनए के ऊपर जितनी जीन लंबी होती है, जीन के जितने यूनिट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो सारे के सारे ट्रांसक्राइब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी आप इसको यूँ समझें कि जितनी लंबी जीन होती है तकरीबन उतना ही लंबा मैसेंजर आरएनए बनता है। लेकिन जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाता है प्रोटीन्स बनवाने के लिए, तो वहाँ पे उस प्रोटीन सिंथेसिस से पहले मैसेंजर आरएनए
आरएनए के कुछ रीजन्स को कट कर दिया जाता है, स्प्लिसिंग कर दी जाती है। वो पार्ट जिनको कट किया जाता है वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं और उनको इंट्रॉन्स कहा जाता है। तो आरएनए के या डीएनए के वो पार्ट, डीएनए में तो उसको कट नहीं किया जाएगा, डीएनए में इंट्रॉन मौजूद रहेगा, फिर वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास पहुँचेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो उससे पहले, प्रोटीन सिंथेसिस से पहले मैसेंजर आरएनए का जो इंट्रॉन वाला रीजन है, जो नॉन कोडिंग रीजन है, उसको स्प्लिसिंग के ज़रिए, कटिंग के ज़रिए रिमूव कर दिया जाएगा, पीछे बच जाएगा मैसेंजर आरएनए का सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन। उसकी ट्रांसलेशन होगी, राइबोसोम उसको रीड आउट करेगा और अकॉर्डिंगली प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देगा। तो ये है इंट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र। अब क्रोमोसोमल जो है, जिसको क्रोमोसोमल डीएनए, उसको न्यूक्लियर डीएनए भी कह सकते हैं। इसका काम है सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करना और ग्रोथ के अलावा जो बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना। अब जो न्यूक्लियाइड रीजन है बैक्टीरियल सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, वो हैप्लॉइड नेचर का होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड टर्म्स आपने 9th बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 5 में पढ़ी, सेल साइकिल में, कि अगर बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो तो डिप्लॉइड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो तो हैप्लॉइड। बैक्टीरिया के अंदर चूँकि सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं है, लिहाजा बैक्टीरिया जो है वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। 1N इनको लिखा जाता है हैप्लॉइड नेचर को। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब बैक्टीरिया डिवाइड होने लगता है, उसकी डिवीजन होने लगती है, तो हम जानते हैं बिफोर द डिवीजन जो क्रोमोसोम है वो उसको डबल किया जाता है। जो डीएनए है उसकी डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होती है, तो डीएनए जो है वो डबल हो जाता है, एक क्रोमोसोम से एक और क्रोमोसोम बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जस्ट बिफोर द डिवीजन जो बैक्टीरिया है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो जस्ट बिफोर द डिवीजन बैक्टीरिया जो है हम उनको डिप्लॉइड कह सकते हैं, क्योंकि बिफोर द डिवीजन बैक्टीरिया को लाजमी एक सिंगल क्रोमोसोम से एक और क्रोमोसोम जो है बनाना होता है, ताकि 2 जो डॉटर सेल्स बनने हैं दोनों के पास अपना अपना क्रोमोसोम मौजूद हो। तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन जस्ट बिफोर द डिवीजन करना पड़ती है। तो जस्ट बिफोर द डिवीजन चूँकि 2 क्रोमोसोम मौजूद होंगे, लिहाजा एट दैट टाइम अब बैक्टीरिया को कह सकते हैं कि फॉर शॉर्ट टाइम बैक्टीरिया डिप्लॉइड बनते हैं, लेकिन बाकी जो लाइफ स्पैन है उनका डिवीजन के अलावा उनमें सिंगल ही क्रोमोसोम होता है और आप उनको कहते हो कि वो हैप्लॉइड हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड का ऊपर जिक्र किया कि बैक्टीरियल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा, न्यूक्लियर डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया में और डीएनए के मॉलिक्यूल भी होते हैं, उनको प्लाज्मिड कहते हैं। तो सम बैक्टीरिया कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड किसी जिस बैक्टीरिया में है उसमें एक प्लाज्मिड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा प्लाज्मिड भी हो सकते हैं। प्लाज्मिड जो है इनके अंदर जो जीन्स पाई जाती हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जीन्स होती हैं। आप बैक्टीरिया को कैसे किल करते हो? थ्रू एंटीबायोटिक्स। आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया काम करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, तो बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हो, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, तो उसको आप बैक्टीरियोसिडल कहते हो। तो एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके या बैक्टीरिया को मारते हो तो बैक्टीरिया लिविंग है, उसने भी अपने आप को डिफेंड करना है। तो जब एक ही एंटीबायोटिक आप ओवर एंड ओवर यूज़ करते जाते हो तो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को रिकग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स बना लेता है जो उस एंटीबायोटिक के मॉलिक्यूल को तोड़ दें और वो आपकी एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव हो जाएगी, बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकेगी। तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, जिसे हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए बैक्टीरिया जो प्रोटीन्स बनाते हैं, बैक्टीरिया जो एंजाइम्स बनाते हैं, उनकी जीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड्स के ऊपर पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड में हैवी मेटल के अगेंस्ट जीन्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अब हैवी मेटल जो है वो भी बैक्टीरिया के लिए पॉइजनस है। हैवी मेटल्स ह्यूमन के लिए भी पॉइजनस हैं, बाकी एनिमल्स के लिए भी हैवी मेटल्स जो हैं वो पॉइजनस हैं, कैंसर काज करती हैं। सिमिलरली हैवी मेटल्स जो हैं जिनका मोलर मैस, आप कह लो जिनका एटॉमिक मैस है या जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो बड़ा है, तो वो हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, ये हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स जो हैं पॉइजनस हैं हमारे लिए भी, बैक्टीरिया के लिए भी। तो बैक्टीरिया इन हैवी मेटल्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, जिसे हैवी मेटल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मिड जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, ट्रांसमिसिबल
प्लाज्मिड्स हैं जिनकी ट्रांसमिशन हो सके, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। और फिर नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स होते हैं, जैसे इनका नाम बताता है कि दे कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू सेल। कुछ बैक्टीरिया हैं वो अपने प्लाज्मिड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड रिमूव करेगा, दूसरा बैक्टीरिया जो है उस प्लाज्मिड को पिकअप कर लेगा, अपने सेल के अंदर ले आएगा। इस तरह एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर उस प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद हो तो एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड के ज़रिए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह से पहले जो एक मजबूत और पावरफुल बैक्टीरिया था जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा था, उसने बाकी बैक्टीरिया में भी अपनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र कर दी बाय ट्रांसफरिंग द प्लाज्मिड्स। तो इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि बैक्टीरिया के बिट्स टू बैक्टीरिया ये स्प्रेड हो जाती है। फिर प्लाज्मिड जो है हम इन्हें फ़ायदे में भी अपने फ़ायदे में भी इस्तेमाल करते हैं और इनको एज ए वेक्टर यूज़ किया जाता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। 10th बायो से आपको याद हो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक टॉपिक आपने पढ़ा है वहाँ पे कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है, मिसाल के तौर पे इंसुलिन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ह्यूमन सेल से निकालेंगे और उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करेंगे। लेकिन बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के लिए हम बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकालते हैं, उसको एंजाइम की मदद से कट करते हैं, फिर जहाँ प्लाज्मिड कट हुआ है वहाँ पे हम अपनी इंसुलिन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं और उसके बाद जब प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाती है तो उस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब पांचवा जो कंपोनेंट है वो सेल अपेंडेजेस हैं। इससे पहले हमने 4 कंपोनेंट की बात की, सेल इन्वेलप, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके बाद न्यूक्लियाइड रीजन। पांचवा जो पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, वो सेल अपेंडेजेस हैं। अपेंडेज एक्सटेंशन को कहते हैं। जैसे आपकी मेन बॉडी, आपका धड़ है, उससे टांगें जो हैं, लेग्स वो एक्सटेंड कर रही हैं, निकल रही हैं, आर्म्स एक्सटेंड कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ह्यूमन के केस में हमारे आर्म्स और हमारी लेग्स हमारी अपेंडेजेस हैं। आपको 10th बायो से याद होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन आपने पढ़ा था, जो कि आर्म्स और लेग्स में मौजूद पार्ट है स्केलेटन का, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो अपेंडेजेस में है। तो सेल अपेंडेजेस मतलब सेल एक्सटेंशंस। तो इसको डिफाइन करें हम, तो डिफाइन इनको इजीली अब आप कर सकते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो निकलते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, और इन सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल से निकलने वाले इन स्ट्रक्चर्स को सेल की अपेंडेजेस या सेल की एक्सटेंशंस कहते हैं। अब ये सेल की जो एक्सटेंशंस हैं बैक्टीरिया में, ये 2 तरह की होती हैं। उनमें फ्लैजिला है और पिलाई है। पिलाई को जो है वो फिम्बरी भी बोला जाता है। तो एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, पिलाई और फिम्बरी, उसके अलावा फ्लैजिला। तो 1 बाय 1 इन दोनों को देखें। बात करें फ्लैजिला की, तो 2 दिन पहले ही हम फ्लैजिला को डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को। तो वो था तो यूकैरियोट्स का फ्लैजिला, लेकिन प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला जो है उसका भी फंक्शन वही है जो यूकैरियोट्स का है, यानी मूवमेंट देना। लेकिन प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला और यूकैरियोट्स का फ्लैजिला कंपोजिशन में भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है ये बना होता है फ्लैजिलन प्रोटीन का, और इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिलम है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, 11 माइक्रोट्यूब्यूल, जिनको माइक्रोफाइब्रल्स कहते हैं। 2 सेट में, 9 और 2 के सेट में पाए जाते हैं। 9 पेरिफेरल पे होते हैं और वो डुबलेट फॉर्म में, 2 सेंटर पे होते हैं, सिंगलेट फॉर्म में। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो वो यूकैरियोट्स का फ्लैजिला था। ये प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला है। प्रोकैरियोट्स अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है, और उसमें किसी तरह का कोई और मटेरियल सब्सटेंस नहीं है, और वो अंदर से हॉलो है और उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते, और वो बना हुआ है फ्लैजिलन प्रोटीन का। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, चूँकि प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो है, फ्लैजिलम वो अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है। तो समटाइम्स जो बैक्टीरिया हैं वो अपने फ्लैजिलम की मदद से कुछ सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह, या एक सेल से दूसरे सेल, या अपने सेल से एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अंदर से हॉलो है, एक ट्यूब की तरह, एक पाइप की तरह काम कर सकता है। तो ये कुछ रिसर्च जो हैं वो ऐसी आई हैं जिसमें पता चलता है कि बैक्टीरिया कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने फ्लैजिलम को
यूज़ कर लेता है क्योंकि वो अंदर से हॉलो है, ट्यूब लाइक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्लैजिला के बाद अगली जो अपेंडेज है वो पिलाई है, वो फिमरी है। ये क्या भला है? दे आर द ट्यूबुलर एक्सटेंशंस, ये ट्यूब की तरह एक्सटेंशंस हैं, लेकिन फ्लैजिलम के मुकाबले में जो पिलाई और फिमरी हैं ये छोटी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, इनकी लेंथ इतनी नहीं होती जितनी फ्लैजिलम की है, और ये सेल मेम्ब्रेन से निकलती हैं और निकलते निकलते सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो सेल वॉल है उसको भी क्रॉस करके ये सेल से बाहर आ जाती हैं। और ये जो पिलाई है ये पाइलन प्रोटीन की बनी है और इनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये सिर्फ फ्यू स्पीशीज़ में है, और फ्यू स्पीशीज़ में भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दो बड़े ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के। आपने स्टेनिंग पढ़ी है, स्टेनिंग टेक्निक्स बहुत सारी हैं, उनमें से एक स्टेनिंग टेक्निक जो है वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। कुछ बैक्टीरिया हम एक ख़ास तरीके से जब स्ट्रेन करते हैं, ग्राम स्ट्रेनिंग करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर अप ले लेते हैं, कुछ जो है वो पर्पल कलर नहीं लेते। यूँ समझ लें, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ग्राम स्टेनिंग का पॉजिटिव रिज़ल्ट देते हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम रिज़ल्ट्स का नेगेटिव रिज़ल्ट्स देते हैं, ग्राम स्टेनिंग का नेगेटिव रिज़ल्ट्स देते हैं। तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग का पॉजिटिव रिज़ल्ट्स देते हैं हम उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग का नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं हम उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ चंद एक स्पीशीज़ हैं जिनके पास पिलाई और फिमरी मौजूद हैं। दे आर इन्वॉल्व इन अटैचमेंट ऑफ द सेल टू द सरफेस ऑफ टिश्यू। चूँकि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम ये सरफेसेस के ऊपर अटैच्ड हैं, और वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज करते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर जाकर रहेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, अपने आप को अटैच करेंगे। तो टिश्यू सरफेस के साथ अटैच करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कई एक स्ट्रक्चर्स जो अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जिस ऊपर हमने बात की कैप्सूल वगैरह, तो जिनके पास कैप्सूल नहीं है उनके पास अटैचमेंट के लिए पिलाई हो सकता है, क्योंकि ये भी सरफेस टिश्यू के साथ अटैच होने में हेल्प आउट करते हैं। और दे आल्सो यूज्ड इन द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्राम वन सेल टू अनदर सेल। ये जो प्रोसेस है इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ आमने सामने आ जाता है, पैरेलल आ जाता है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक और बैक्टीरियल सेल है। तो एक बैक्टीरियल सेल से पिलाई जो है वो दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच कर जाएगा। इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल से जो उसका जेनेटिक पोर्शन है, डीएनए का पार्ट है, वो दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक जो बैक्टीरियल सेल है वो डोनर होता है, एक दूसरा जो बैक्टीरियल सेल है वो डीएनए सेगमेंट का रिसिपिएंट होता है। तो एक तरह से ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं, और कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आमतौर पे हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन जब से कॉन्जुगेशन डिस्कवर हुआ है, कॉन्जुगेशन का फिनोमेनन, तो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि बैक्टीरिया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक जो है जो सेल है और जो दूसरा सेल है वो फ्यूज़ होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिलकर एक नया कम्बिनेशन बनाता है। तो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आर्गूमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑल दो के ये उस तरह का रिकम्बिनेशन नहीं है, लेकिन स्टिल ये ट्रांसफ़र ज़रूर है। तो इस कॉन्जुगेशन को भी एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउंट किया जाए। और ये जो पिलाई है जो ये ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इसको सेक्स पिलाई कहते हैं। सेक्स पिलाई कहा जाता है इसको, वो पिलाई जो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करवाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, उसको सेक्स पिलाई का नाम देते हैं। लेकिन आपकी बुक में ये टर्म यूज़ नहीं हुई। आगे जो चैप्टर है प्रोकैरियोट्स के ऊपर, चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात का जिक्र आएगा। बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड
जो स्ट्रक्चर था उसमें 5 चीज़ें हमने पढ़ ली। सेल इन्वेलप की बात की, साइटोप्लाज्म की बात की, तीसरे नंबर के ऊपर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र किया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियाइड रीजन, और 5वें नंबर के ऊपर हमने अपेंडेजेस का जिक्र किया। तो ये 5 हेडिंग्स हमने पढ़ी बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जो छठी मेन हेडिंग है वो सेल डिवीजन से रिलेटेड है, बैक्टीरियल सेल डिवीजन। तो बैक्टीरिया के अंदर जो डिवीजन होती है ये मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप बाइनरी फिशन है। तो बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिशन। तो जैसे मैंने आगे लिखा कि बाइनरी फिशन इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन में होता क्या है कि एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में स्प्लिट हो जाता है। अगर मैं आपको सिंपल डायग्राम से शो कर दूं तो बिफोर द बाइनरी फिशन बैक्टीरिया जो है उसका एक क्रोमोसोमल जो पार्ट है, एक क्रोमोसोम है, वो 1 से 2 बन जाएंगे। जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाएगा सो सेल दरमियान से इनविजिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक फ्रो सी बनती है, क्लीवेज फ्रो बनती है। एक पोर्शन एक तरफ, एक क्रोमोसोम एक तरफ, दूसरा क्रोमोसोम एक तरफ। ये क्लीवेज फ्रो जो है फर्दर डीप होती जाती है और अल्टीमेटली ये जो 2 बैक्टीरियल सेल्स हैं, ये दो बैक्टीरियल सेल्स के फॉर्म में ये 2 हिस्से इसके अलग हो जाते हैं। तो हम कहते हैं 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो गए। तो एक बैक्टीरियल सेल 2 सेल में स्प्लिट हो जाता है, तो इसलिए इसको फिशन कहा गया। फिशन स्प्लिट होना बाइनरी 2 में, तो बाइनरी फिशन 2 में स्प्लिट होना। तो ये जो बाइनरी फिशन है बैक्टीरिया के अंदर, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यूकैरियोट्स में तो आपको पता है माइटोसिस मेयोसिस होती है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में किसी तरह का कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनता। इसलिए हम कहते हैं कि यह डायरेक्ट मेथड है रिप्रोड्यूस करने का, और इसके साथ साथ ये रैपिड भी है। इकोलाई एक बैक्टीरियल स्पीशीज़ है, इकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई। इकोलाई को अगर आप फेवरेबल इन्वायरमेंट दें तो 20 मिनट्स के अंदर इकोलाई जो है वो 1 से 2 इकोलाई में कन्वर्ट हो जाता है। इकोलाई के अंदर बाइनरी फिशन इतनी रैपिड है कि विद इन 20 मिनट्स 1 इकोलाई से 2 इकोलाई बन जाते हैं। विद इन 20 मिनट्स बाइनरी फिशन हो जाती है अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट मौजूद हो। तो ये इतनी रैपिड बाइनरी फिशन है बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो बाइनरी फिशन है ये जारी बात है, जैसे आपको मैंने बताया कि इसके अंदर किसी तरह का स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहा, और स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम जो है वो पोल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो रहे। तो माइटोसिस और मियोसिस के मुकाबले में बाइनरी फिशन टोटली डिफरेंट है। तो मियोसिस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाती है, माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, लेकिन स्टिल जो बाइनरी फिशन है हम उसको माइटोसिस नहीं कहेंगे, क्योंकि माइटोसिस के अंदर प्रॉपर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और स्पिंडल फाइबर्स की मदद से क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होता। इसी बात के साथ ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ, और इस लेक्चर के साथ ही ये चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का ये भी मुकम्मल हुआ। आपकी किसी तरह की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक जो है वो लेक्चर्स पहुंच सकें, नोट्स पहुंच सकें। तो जितना ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे उतना अल्टीमेटली हमें भी फ़ायदा होगा और हम भी एक बेहतर एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 1 के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक नज़र शॉर्ट क्वेश्चन पे भी डालेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर से आगाज़ लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।